हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर एडुकेटर चैनल, जहाँ पे हम लोग सीरीज़ कर रहे हैं कंप्लीट एनसीईआरटी थ्रू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और ये नेक्स्ट 40 to 45 डेज़ में कंप्लीट फिजिक्स का रिवीजन करने वाले हैं हम लोग, जो आपको नीट एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। यहाँ पे हर चैप्टर से हम लोग 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कंसीडर करते हैं और उसके जरिए हम पूरे चैप्टर का रिविजन करते हैं। तो चलिए आज इस सेशन का शुरुआत करते हैं और आज का चैप्टर है मेरा मोशन इन प्लेन। तो मोशन एंड प्लेन को शुरू करते हैं। इसमें पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। 20 क्वेश्चन के सीरीज में ये आज का पहला सवाल है और ये जो क्वेश्चन है इसमें कहता क्या है, जरा देखेंगे क्वेश्चन को, पढ़ेंगे पहले। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ, कब बोलेंगे उसको इक्वल, तो बोलते हैं कि दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड। देखो वेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो वेक्टर के पास दो चीज़ होती है। कौन कौन सा बात होता है? कोई भी वेक्टर है तो वेक्टर के पास एक हो जाएगा उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा हो जाएगा वेक्टर का डायरेक्शन। अगर दो वेक्टर आपस में इक्वल है इसका मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए। सेम डायरेक्शन ओनली गलत है, दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड ओनली गलत है, दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड द सेम डायरेक्शन, दिस वन इज करेक्ट बिकॉज यहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है। दे हैव अनइक्वल मैग्नीट्यूड, ये तो गलत हो जाएगा ना। तो दो वेक्टर अगर ए वेक्टर बी वेक्टर के बराबर है इसका मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड भी तो बराबर होगा और साथ ही साथ वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो डायरेक्शन होगा वो भी कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो इसे कहते हैं हम लोग इक्वल वेक्टर कहते हैं। ये रहा मेरा पहला सवाल। बढ़ते हैं आगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये लिखा है यहाँ पे नल वेक्टर। हम जानते हैं कि नल वेक्टर एक टाइप ऑफ वेक्टर होता है। नल वेक्टर एक टाइप ऑफ वेक्टर होता है, वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड कैसा हो जाता है, जीरो हो जाता है। मान लेते हैं कि बी कोई एक नल वेक्टर है तो बी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा जीरो। तो नल वेक्टर उस वेक्टर को कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो जाता है। एग्जाम्पल इसका होता है, अगर आप मान लेते हैं कि किसी पॉइंट ए से चलना शुरू करते हैं और किसी पॉइंट बी पे पहुंचते हैं, फिर पॉइंट बी से रिटर्न हो जाते हैं, फिर पॉइंट ए पे पहुंचते हैं। इस राउंड ट्रिप में अगर हमने पूछा आपसे कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा तो आप बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जीरो। और क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है तो ये कैसा वेक्टर हो गया, एक नल वेक्टर हो गया। नल वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है और साथ ही साथ नल वेक्टर का डायरेक्शन की बात करेंगे तो इसका डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है। इसका डायरेक्शन कैसा होता है, आर्बिट्ररी डायरेक्शन होता है। तो नल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका जीरो मैग्नीट्यूड होता है और साथ में आर्बिट्ररी डायरेक्शन होता है, मतलब किसी भी डायरेक्शन में ये हो सकता है, कोई फिक्स्ड डायरेक्शन ये नहीं होता है। ये रहा मेरा दूसरा सवाल। आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन दिया है, थर्ड क्वेश्चन है। ये बोलता है कि टू अ पर्सन मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट। पहले डायरेक्शन के बारे में जरा सा देख लें कि किसी भी अगर नॉर्मल शीट है उस पर डायरेक्शन बताना है तो सबसे ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे में साउथ होता है, इधर में वेस्ट होता है लेफ्ट में, और राइट साइड में क्या हो जाता है, ईस्ट हो जाता है। तो ये डायरेक्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है जब हमको पेज पे डायरेक्शन बनाना होता है। तो बोला है कि एक आदमी है जो चल रहा है और इस आदमी के चलने की जो रफ्तार है वो दी हुई है 5 मीटर पर सेकेंड दिया है और ये चल रहा है ईस्ट की तरफ और वहीं पे रेन फॉल हो रहा है, किधर है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और इसका जो वैल्यू दिया है वो कितना है, ये वैल्यू दिया है 5√3 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये जो आदमी जा रहा है, ये आदमी जा रहा है किधर की तरफ, राइट की तरफ, और स्पीड कितना दिया है 5 मीटर पर सेकेंड और वहीं पे रेनफॉल हो रहा है किधर, ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है और इसका वैल्यू कितना दिया है 5√3 मीटर पर सेकेंड दिया है। पूछा गया आपसे कि यहाँ पे एक्चुअल स्पीड कितना हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन की अगर हम बात करते हैं तो वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन हो जाता है। और हमसे पूछा है कि एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन कितना हो जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ रेन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन और प्लस कैसा हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन और जो वेलोसिटी ऑफ मैन है ये एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, क्योंकि वो आदमी जो ऑब्जर्व कर रहा है वो रेन आ रहा है वर्टिकली, मतलब रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन है और खुद हॉरिजॉन्टली चल रहा है। तो अगर ये दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है और इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहते हैं तो 90 डिग्री पे रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन का स्क्वायर हो जाएगा प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन का स्क्वायर। तो रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन का जो वैल्यू दिया है ये है 5√3 और इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा 5 स्क्वायर हो जाएगा। तो रूट होगा 5, 5 जा 25, 3 जा 75 और प्लस में 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 100 और सॉल्व करने पे आ जाता है तो कितना होता है 10 मीटर पर सेकेंड।
तो जो रेनफॉल यहाँ पे हो रहा है उस रेनफॉल का जो स्पीड होगा वो 10 मीटर पर सेकेंड दिया है। साथ ही साथ यहाँ पे डायरेक्शन अगर हम बात करें तो ये हमारा है वेलोसिटी ऑफ रेन का एक्चुअल डायरेक्शन, और ये एंगल कैसा हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। तो tan थीटा का वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है 5 और बेस कितना है 5√3। सो दिस इज इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाई 5√3। 5 एंड 5 विल गेट कैंसिल आउट, तो कितना हो जाएगा 1/√3। तो थीटा का वैल्यू अगर निकालते हैं तो कितना डिग्री आता है 30 डिग्री आता है, बिकॉज tan 30 इज इक्वल्स टू 1/√3। तो ये वैल्यू 1/√3 यहाँ पे होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा और 30 डिग्री विथ वर्टिकल हो जाएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। बहुत ही आसानी से सिंपल सा सवाल था। तो ये हमारा रिलेटिव मोशन का भी एक सवाल हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें बोला कि अ वेक्टर कैन बी रिजॉल्व्ड। रिजॉल्व का मतलब होता है कंपोनेंट। कंपोनेंट की बात करते हैं तो कंपोनेंट हम लोग जो पढ़ते हैं वो तो लिमिटेड होता है, दो चीज़ें होती है। एक कंपोनेंट होता है 2D में होता है, 2 डायमेंशन में, जहाँ दो कंपोनेंट होता है, एक्स कंपोनेंट होता है और वाई कंपोनेंट होता है। दूसरा होता है 3D पढ़ा हमने, जिसमें एक्स कंपोनेंट होता है, वाई कंपोनेंट होता है एंड जेड कंपोनेंट होता है। और ये क्या हो गया, ये मेरा वेक्टर ये हो गया और एंगल कितना हो गया थीटा। तो यहाँ कंपोनेंट की बात करेंगे तो कैसा होगा, ए एक्स हो गया, ए वाई होगा, ए जेड हो गया। ये जैसे एक्सिस का सिस्टम होता है, इसको चेंज करते जाएंगे तो नंबर ऑफ कंपोनेंट होगा, चेंज करते जाएगा। तो यहाँ पे जो कंपोनेंट होता है वो फिक्स्ड नहीं है, अलग अलग एक्सिस के अबाउट इसका जो कंपोनेंट होता है अलग अलग आप तोड़ सकते हो, जितनी मर्जी कंपोनेंट तोड़ सकते हो, सिर्फ 2 या सिर्फ 3 नहीं होता है। सो ये हो जाएगा यहाँ पे एनी नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। कोई ऐसा वेक्टर है, उसके कंपोनेंट की बात करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड जो दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, जो कंपोनेंट है वेक्टर का उसका मैग्नीट्यूड बात करेंगे तो कितना हो रहा है, इज ऑलवेज लेस देन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, इज ऑलवेज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मे बी ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, इज ऑलवेज। देखो ऑलवेज जैसी बात लग गया ना, ये थोड़ा सा यहाँ पे चीजें सही नहीं होती है। इज ऑलवेज ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, तो ऑलवेज हमेशा ऐसा हो जरूरी थोड़ी है। इज ऑलवेज लेस देन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ये भी गलत है। अगर कोई वेक्टर इस डायरेक्शन में है और इसका कंपोनेंट इसी डायरेक्शन में लेते हैं तो इसका कंपोनेंट और वेक्टर दोनों सेम आता है, और बोला कि ऑलवेज लेस है तो गलत ना हो जाएगा। सेकंड है इज ऑलवेज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ना, जैसे मान लिया इधर की तरफ वैल्यू कितना दिया 10 है और ये एंगल 60 है, तो इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा 10 cos 16 हो जाएगा। cos 60 कितना हो जाएगा 1/2, तो वैल्यू कितना आ गया 5। और क्वेश्चन है बोला कि ऑलवेज ग्रेटर है, मतलब ऑप्शन 2 भी गलत है। थर्ड है मे बी ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड, और ये फोर्थ है इज ऑलवेज। अगेन इज ऑलवेज तो खत्म हो जाएगा, तो ऑप्शन जो 3 हुआ मे बी ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ये सही है ना, बिकॉज मे बी लगा हुआ है, ये तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सो अवॉइड दिस वर्ड्स मस्ट, ऑलवेज, ये ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है, थोड़ा चेक कर लेंगे। और यूजुअली जो क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे ऑलवेज और मस्ट वाला जो ऑप्शन होता है वो गलत होता है। तो ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है, लेकिन ये मोशन इन प्लेन में दिया है, बस छोटा सा डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। बोला है कि डिस्प्लेसमेंट आर ऑफ ए पार्टिकल इन एक्स वाई प्लेन वैरीज विथ टाइम इज गिवन बाय, और टाइम के साथ जो इसका इक्वेशन दिया है वो कितना दिया है, तो आर का वैल्यू दिया है t² आई कैप दिया है, और साथ ही में 2 क्या दिया है जे कैप दिया हुआ है। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बोला है t = 1 सेकेंड पे, तो जहां तक वेलोसिटी की बात है तो वेलोसिटी का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन होता है। अब यहाँ पे x डायरेक्शन में चेंज कर रहा है, लेकिन y की अगर हम बात करेंगे तो y का जो दिया हुआ कैसा दिया है, ये कांस्टेंट दिया है। तो t² का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2t हो जाएगा, और ये कितना हो गया आई कैप, और जे कैप वाले का कितना हो जाएगा 0। सो द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इज 2t आई कैप। अब बात करना है टाइम निकालना है, यहाँ पे t का वैल्यू कितना पुट करना है, तो t का वैल्यू पुट कर देना है 1 सेकेंड पुट करना है, और t का वैल्यू 1 सेकेंड हो जाएगा, तो वेलोसिटी का वैल्यू हो जाएगा 2 × 1 हो जाएगा, और ये कितना है आई कैप है, विच मीन्स 2 आई कैप मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। 2 आई कैप मीटर पर सेकेंड, मतलब r जो दिया है, r मीन्स पोजीशन दिया है, पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो कितना मिल जाता है, तो t² का 2t हो जाएगा, और 2j जो दिया है उसका कितना हो जाएगा 0, और t का वैल्यू जब यहाँ पे 1 पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और x डायरेक्शन में है तो आई कैप हो जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इन दिस केस इज 2 आई कैप, और ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। तो जो पोजीशन दिया है इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं
तो क्या मिलता है, वेलोसिटी मिलता है। एंड आई वुड रिकमेंड कि आप एनसीईआरटी पेज नंबर 75 है इसके साथ एक बार गो थ्रू हो जाए और वहाँ पे चीज़ों को देख ले। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें कहता है कि इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज। सबसे पहली बात है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करते हैं, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या हो जाता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में इसका जो स्पीड हो जाता है सर्कुलर मोशन का, ये कांस्टेंट हो जाता है, ये चेंज नहीं कर रहा होता है। ये कैसा है, रेडियस है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में क्या हो जाता है, तो इसमें स्पीड का जो वैल्यू हो जाता है, स्पीड कैसा हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्पीड इज कांस्टेंट। साथ ही साथ इसमें एक और पॉइंट होता है कि जो एक्सेलरेशन होता है वो परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी होता है और ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। और वो एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो, उसका होने का रीज़न होता है वेलोसिटी का डायरेक्शन का चेंज। अगर हम बात करते हैं सर्कुलर मोशन में, तो सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन दो तरह का होता है। सर्कुलर मोशन में अगर बात करेंगे तो एज ए जनरल दो एक्सेलरेशन होता है, एक टेंजेंशियल हो सकता है और दूसरा सेंट्रीपिटल होता है। टेंजेंशियल होता है, ये होता है ड्यू टू चेंज इन स्पीड होता है, ड्यू टू चेंज इन स्पीड। स्पीड चेंज करने की वजह से जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा मेरा ये टेंजेंशियल हो जाएगा। और वहीं पे सेंट्रीपिटल होता है, इसका होने का वजह है ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। यहाँ जो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, इसकी वजह से जो एक्सेलरेशन होता है वो सेंट्रीपिटल सेंटर की तरफ होता है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल जो होता है ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होता है, मैग्नीट्यूड नहीं होता है, बोथ नहीं होता है और नीदर भी नहीं होता है। सेंट्रीपिटल का होने का वजह क्या है, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होता है। और ये मेरा पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें आपको ब्लर दिख रहा होगा, आई विल रीड इट फॉर यू। क्वेश्चन बोला है इन सर्कुलर मोशन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज। देखो सर्कुलर मोशन होता है, यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट चल रहा है सर्कुलर पाथ में, इसका वेलोसिटी मान लो इधर की तरफ हो गया भी, इसका मूवमेंट का डायरेक्शन ऐसा हो गया, सपोज कह लेते हैं डायरेक्शन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है। तो यहाँ पे जो सेंस होता है इसके मूवमेंट का, इस सेंस में अगर फिंगर्स को कर्ल करते हैं, इस सेंस में फिंगर्स को कर्ल करते हैं तो थंब किधर पॉइंट करेगा, थंब यहाँ पॉइंट करता है आउटवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट करता है। करके देखिएगा जिस डायरेक्शन में ये ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, इसमें राइट हैंड के चारों फिंगर्स को घुमाएंगे तो आपका थंब बाहर की तरफ दिखाई देगा, आपकी तरफ आ जाएगा। मतलब ये जो होता है जिसमें मोशन हो रहा है कैसा हो गया, ये हो गया आपका प्लेन ऑफ मोशन हो गया, ये कैसा हो गया, प्लेन ऑफ मोशन हो गया। और वहीं पे जो थंब हो गया वो कैसा हो गया, परपेंडिकुलर हो गया और बाहर की तरफ हो गया। तो जो हमारा होता है एंगुलर वेलोसिटी होता है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कल होता है। जिस प्लेन पे सर्कुलर मोशन हो रहा है उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो एक्ट करता है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था सर्कुलर मोशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ये बोलता है कि द शेप ऑफ ट्राइजेक्ट्री ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय। देखो ट्राइजेक्ट्री होता है ना, उसका मेन फैक्टर होता है, जैसे इनिशियल वेलोसिटी इधर हो गया और एक्सेलरेशन इधर हो जाएगा। इस केस में जो पाथ होगा ना कैसा होता है, पाथ होता है स्ट्रेट लाइन होता है। ऑब्जेक्ट को इधर थ्रो करते हो और एक्सेलरेशन कैसा है, परपेंडिकुलर होता है ऑल द टाइम। इस केस में मोशन कैसा होगा, सर्कुलर हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट दिया है और ऑब्जेक्ट को इस तरीके से थ्रो करते हो कि ये थीटा हो गया और ये कैसा हो गया, एक्सेलरेशन हो गया और इधर यू हो गया, तो यहाँ जो थीटा है वो ना तो 0 है ना तो 90 है। इस केस में जो पाथ होता है ऑब्जेक्ट का वो कैसा होता है, पैराबोला होता है। तो जो पाथ होता है उसमें स्पीड और एक्सेलरेशन दोनों फैक्टर होता है। तो ओनली वाला जो टर्म होता है उस सबको काट दो, ओनली एक्सेलरेशन ओनली वेलोसिटी नहीं, यह इनिशियल पोजीशन एंड इनिशियल वेलोसिटी ओनली, फिर गलत। सिर्फ और सिर्फ एक कीवर्ड याद रखोगे ओनली, तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। फोर्थ नंबर है इनिशियल पोजीशन भी होता है, इनिशियल वेलोसिटी भी होता है, एक्सेलरेशन भी होता है। कहाँ से आप थ्रो कर रहे हो, कितने एंगल पे थ्रो कर रहे हो, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में क्या एंगल है, ये सब मिलके कलेक्टिवली डिसाइड करता है कि पार्टिकल आपका स्ट्रेट लाइन में चलेगा, सर्कुलर पाथ में चलेगा या इलिप्टिकल पाथ में चलेगा। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था बट काफ़ी कॉन्सेप्चुअल सवाल था थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये पॉइंट हमारा कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर ऑपरेशन इज मीनिंगफुल। दो वेक्टर के बीच में क्या करेंगे जिसका कोई मतलब होता है। मल्टीप्लीकेशन की बात करेंगे, एडिंग एनी टू वेक्टर है, एडिंग अ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर टू द सेम वेक्टर। पहली बात की कंपोनेंट की बात करते हैं तो कंपोनेंट कैसा हो जाता है, कंपोनेंट आपका स्केलर हो जाता है। मैग्नीट्यूड की अगर सिम बात करें
स्केलर के साथ वेक्टर नहीं जोड़ेंगे तो ऑप्शन 3 गलत हो गया। मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी टू वेक्टर, जस्ट मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। अगर बात मल्टीप्लीकेशन का होता है तो चाहे तो इसका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं या इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। डायरेक्ट सिंपली मल्टीप्लीकेशन हम लोग नहीं कर सकते हैं, इधर डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, या सिंपल मल्टीप्लीकेशन वेक्टर में होता ही नहीं है। सो यार लेफ्ट विथ ओनली वन ऑप्शन, ये क्या हो जाएगा, ये जो दो वेक्टर दिया है इस दो वेक्टर का क्या करेंगे हम एडिशन कर सकते हैं। जैसे वेक्टर ए दिया है और दूसरा वेक्टर बी दिया है, तो एडिशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। सो इफ यू डू द एडिशन ऑफ टू वेक्टर, तो ये प्रैक्टिकली फिजिबल होता है, तो ये पॉइंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर वेक्टर, इसमें से कौन जो दिया है वो वेक्टर है, इज और आर है। पहला है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी वेक्टर नहीं, फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो ये क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होता है, और ये नंबर ऑफ ऑसिलेशन होता है, तो ये वेक्टर नहीं होता है। एंगुलर वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, नंबर ऑफ मोल्स ये तो नंबर हो गया, ये कैसे वेक्टर हो जाएगा, तो ऑप्शन 3 नहीं, ऑप्शन 1 नहीं, तो कौन हो गया, ऑप्शन नंबर 2। बहुत ईजी सा क्वेश्चन था, एक बार वक्त मिले तो पेज 85 को पलट के आप पढ़ लीजिए, कुछ काम बन जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये पेज नंबर 86 एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है, और इस सवाल में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ईच कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज स्केलर, 3 कंपोनेंट नॉट लाइंग इन अ प्लेन कैन नेवर एड अप टू गिव नल वेक्टर। बोला 3 वेक्टर जो एक प्लेन में नहीं है तो उसको जोड़ने से कभी जीरो नहीं होगा। एक प्लेन में देखो रूल कहता है कि कोलिनियर होता है तो 2 इक्वल वेक्टर मिलके जीरो हो जाता है। प्लेन में अगर बात करेंगे तो प्लेन में कितना वेक्टर चाहिए, प्लेन में 3 वेक्टर चाहिए, तब जाके जीरो हो जाएगा, कब, जब ये तीनों मिलके क्लोज बना देता है। और अगर प्लेन में नहीं है तो 3 से ज़्यादा चाहिए, लेकिन इसमें बोला कि 3 वेक्टर है, प्लेन में नहीं है, तो बोला कि कभी ऐड करके नल वेक्टर नहीं बनाएगा। नल वेक्टर का मतलब क्या हो जाएगा, नल वेक्टर का मतलब हो गया जीरो मैग्नीट्यूड कभी नहीं बनाएगा। तो ये बात तो सही बोल रहा है ना, 3 वेक्टर है और 3 जीरो तब प्रोड्यूस कर सकता है 3 मिलके जब वो प्लेनर हो। प्लेनर में हो जाए 3 वेक्टर, अगर कैसा हो जाए 3 वेक्टर दिया है और आपस में क्या है ये दिया हुआ है प्लेनर, तो इस केस में होता है मे प्रोड्यूस जीरो, में प्रोड्यूस जीरो। 3 वेक्टर दिया है और एक प्लेन में लाई करता है, तब तीनों ऐड करके जीरो प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन प्लेन में लाई नहीं करता है तो नहीं प्रोड्यूस कर सकता। और क्वेश्चन में तो बोला है नेवर, मतलब ऑप्शन 2 कैसा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 1 नहीं होगा, ईच कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज स्केलर। व्हाई, 2 वेक्टर्स ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड कैन एड अप टू गिव नल वेक्टर, कतई नहीं, 2 ही वेक्टर है और दोनों का अनइक्वल मैग्नीट्यूड, तो कैसे बैलेंस करेगा एक दूसरे को। थर्ड है मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर टू गिव द नल वेक्टर इज 5, नहीं ये नहीं होता है। प्लेन में होगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाता है, स्ट्रेट लाइन में 2 हो जाता है, और स्पेस में बात करेंगे तो 4 हो जाता है, 5 नहीं होता है। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज 2। याद रखेंगे प्लेन में 3 वेक्टर होगा तो नल वेक्टर प्रोड्यूस कर सकता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। रिलेटिव मोशन में बेस्ड अगेन एक बहुत छोटा सा सवाल पूछा गया जो कि बहुत ही ईजी क्वेश्चन दिया है। हम जानते हैं रिलेटिव मोशन में कि 2 ऑब्जेक्ट का बात करते हैं, इसके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है, तो वी ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल्स टू वी ए माइनस कितना होता है, वी बी होता है। ए का बी के रिस्पेक्ट में निकालेंगे बराबर हो जाएगा वी ए माइनस वी बी हो जाएगा। क्वेश्चन बोला है कि पार्टिकल ए है मूविंग विथ वेलोसिटी 3i + 4j और बी मूव कर रहा है इतना से, देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए निकालना है। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए मतलब बी का जो वेलोसिटी है 3i माइनस कितना है 4j, इसमें घटा देना है किसका 3i + 4j, मतलब ए वाले का घटा देना है, तो वैल्यू कितना आ जाएगा -3i - 4j हुआ बी वाले का, और ए वाले का हो जाएगा अगेन -3i माइनस कितना हो जाएगा 4j, तो 3 कितना हो जाएगा 6i कैप, और 4 कितना हो जाएगा 8j कैप। और ये क्या देगा आपको, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए देगा। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया यहाँ पे मैग्नीट्यूड का वैल्यू, तो b विथ रिस्पेक्ट टू a का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -6 है इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस -8 का कितना हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो वैल्यू होगा 6 का स्क्वायर 36 और 8 का हो जाता है 64, जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 100, और 100 का कितना होता है 10 मीटर पर सेकेंड, बाहर आके हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। ये दिया है क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि वेक्टर ए दिया है ai + 6j कैप ऐसा लिखा है, और वेक्टर बी दिया है bi + cj आर इक्वल, देन द करेक्ट रिलेशन ऑफ a एंड b एंड c इज व्हाट हो जाएगा। देखो वेक्टर को इक्वल करना है, मतलब इसके हिसाब से ai प्लस कितना है 6j,
बराबर कितना है बी आई प्लस कितना है सी जे कैप। तो रूल के हिसाब से आई वाला जो कोफिशिएंट है वो आई के बराबर होगा और जे का जो कोफिशिएंट है जे के बराबर हो जाएगा। इट मीन्स ए इज इक्वल्स टू बी एंड सी इज इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू बी के बराबर हो जाएगा और सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो सी का वैल्यू 6 है और ए का वैल्यू बी है और ये दोनों का दोनों करेक्ट दिया है ऑप्शन नंबर 4 में। सो द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4। ये मेरा क्वेश्चन हो गया मोशन इन प्लेन का। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है वो इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बात बोला जा रहा है कि इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल मोशन इज y इक्वल्स टू √3x माइनस 5x स्क्वायर है। देन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, इसमें थीटा जो होता है इसका वैल्यू कितना होता है, विथ वर्टिकल पूछा है, हॉरिजॉन्टल से नहीं पूछा है। सबसे पहला पॉइंट होता है कि इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी क्या होता है। इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी का मतलब होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप जब थ्रो करते हैं यहाँ से, तो ये ऑब्जेक्ट मोशन करना शुरू करता है और ये जिस रास्ते पे चलता है इस रास्ते में बहुत सारा पॉइंट है, कोई जनरल पॉइंट एक्स और वाई लेते हैं, तो ये वाई और एक्स के बीच में जो इक्वेशन होता है इसी को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी। सो वाई इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई होता है यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी कहते हैं। और इस इक्वेशन को देखेंगे और एक इक्वेशन जो आपका लिखा हुआ है y इक्वल्स टू √3x माइनस कितना दिया है 5x स्क्वायर दिया है। तो ये जो √3 दिया है ये किसके बराबर है, tan थीटा की जगह पे लिखा है ना। कंपेयर करेंगे तो tan थीटा का वैल्यू कितना लिखा है √3 लिखा है ना, x में tan थीटा और x में √3 है और tan में √3 कितने डिग्री का वैल्यू होता है 60 डिग्री का होता है। इसका मतलब जो ये ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाता है, ये ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाता है 60 डिग्री। तो वहीं पे इस ऑब्जेक्ट का वर्टिकल के साथ एंगल देखेंगे तो ये कितना डिग्री हो जाएगा 30 डिग्री होगा ना। और क्वेश्चन में यही पूछा है, एंगल विद द वर्टिकल पूछा है। अगर ये क्वेश्चन आसान है, इक्वेशन पे बेस्ड है, तो हो सकता है कि बहुत जल्दी में आप बनाएं और हॉरिजॉन्टल के साथ ही एंगल दे दे, लेकिन एंगल हमको कहाँ से कंसीडर करना है, वर्टिकल से लेना है। और हॉरिजॉन्टल से 60 हुआ तो वर्टिकल से एंगल कितना हो जाएगा 30। इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी क्या होता है, पाथ का इक्वेशन होता है। और ये जो इक्वेशन हुआ y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपको याद रहना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है मेरा, इसमें बोला है कि प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद द इनिशियल वेलोसिटी कितना है 10i प्लस 20j फ्रॉम द ग्राउंड। तो जो इस वेलोसिटी से वो आता है बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, ये कितना हो जाएगा। ग्राउंड से चला है तो ग्राउंड पे फिर वापस जब लौटेगा, उस वक्त जब लौटेगा तो कितना वेलोसिटी होगा जिससे ये टकराएगा। ध्यान से सुनना, जब इसको थ्रो करते हैं तो इसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दिया है। एक्स कंपोनेंट 10 दिया है और वाई कंपोनेंट 20 दिया है। ड्यूरिंग द मोशन इसका एक्स कंपोनेंट नहीं चेंज करता, ये दिया 10 तो यही 10 हो जाएगा, लेकिन वाई कंपोनेंट यहाँ पे आएगा तो इसका डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा। मतलब पूरे जर्नी में सिर्फ वाई कंपोनेंट है, अपने डायरेक्शन को क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा। पहले अपवर्ड हो जाएगा और बाद में कितना हो जाएगा, डाउनवर्ड। तो यहाँ पे लिखेंगे फाइनल वेलोसिटी तो कितना हो जाएगा 10i कैप हो जाएगा माइनस 20 कितना हो जाएगा जे कैप हो जाएगा, 10i कैप माइनस 20 जे कैप हो जाएगा। और ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो क्या करना है कि प्रोजेक्टाइल जब ग्राउंड को हिट करता है तो इसका वाई डायरेक्शन का जो वेलोसिटी होता है ना वो रिवर्स कर जाता है। तो सिर्फ 20 जे था, इसकी जगह पे माइनस 20 जे कर देना था और आपका इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाता। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा सा दिया है। बोला है कि कंपोनेंट ऑफ 3i प्लस 4j इन द डायरेक्शन ऑफ i कैप जे कैप माइनस आई माइनस जे करना है। एक कॉन्सेप्ट होता है कि किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में किसी का कंपोनेंट अगर निकालना हो, सपोज करते हैं आपका वेक्टर ए दिया है और ये कैसा दिया है, वेक्टर बी दिया है। तो रूल के हिसाब से ए का कंपोनेंट निकालना है बी के डायरेक्शन में, तो क्या करते हैं, ए का बी के साथ डॉट कर देते हैं और उसके मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर देते हैं। जिसके डायरेक्शन में ये किधर हो गया, ये हो गया ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी, ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। तो वेक्टर ए दिया है, बी के डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट निकालना है, तो ए का बी के साथ डॉट करना है और बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। ए का बी के साथ डॉट करेंगे तो कितना हो जाएगा 3a दिया है और इसका आई कितना दिया है 1 दिया हुआ है और इसका जे कितना दिया है -4 दिया है, उसका जे +4 दिया है और इसका जे कितना दिया है -1 दिया है और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में -1 का स्क्वायर। ऊपर में होगा 3 -4 हो जाएगा, नीचे में 1 + 1, तो ये कितना होगा -1 बाई कितना हो गया √2 आ गया। आप बोलोगे कि ऑप्शन तो इसमें दिया नहीं है,
ठहरो बताते हैं। इसमें बोला है किसके डायरेक्शन में निकालना है, आई कैप माइनस जे कैप। तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यूनिट वेक्टर फाइंड कर लेंगे ना, यूनिट वेक्टर से मैग्नीट्यूड में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिल जाता है इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर। और यूनिट वेक्टर कहीं भी निकालना, जैसे मान लो कोई वेक्टर p दिया है तो इसका यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका होता है वेक्टर p को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। आई कैप माइनस जे कैप दिया है तो इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो ये जो दिया है इसको अगर लिखेंगे वेक्टर के फॉर्म में तो कितना हो जाएगा -1/√2। और इस डायरेक्शन में निकालना है तो इसका यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा, आई कैप माइनस जे कैप, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है √2। √2 और √2 कितना हो जाता है 1/2, और माइनस को अंदर भेजेंगे तो कितना होगा, जे कैप हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा, आई कैप हो जाएगा। फिर से एक बार, कोई वेक्टर ए दिया है उसका वेक्टर बी के डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना है, ए का बी के साथ डॉट करते हैं और बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, जिसके अलॉन्ग निकालना है उसके साथ डॉट करते हैं और उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। तो ये निकल गया, इसका वैल्यू कितना आ गया, -1/√2 आ गया। अब करना क्या है कि इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, आई कैप माइनस जे कैप के डायरेक्शन में है तो इस डायरेक्शन में हमने यूनिट वेक्टर निकाल लिया। सिंपल सा, ये जो वेक्टर है उसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। कहीं भी यूनिट वेक्टर निकालने के लिए जो गिवन वेक्टर होता है उसको उसी के मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देते हैं। आई कैप माइनस जे कैप को √2 से डिवाइड कर दिया और यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखा, तो फाइनली आ गया 1/2 जे कैप माइनस आई कैप, मतलब वैल्यू कितना हो गया 1/2 हो गया, जे कैप माइनस आई कैप हो गया। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट स्टेटमेंट फॉर ए स्केलर क्वांटिटी। किसी भी स्केलर क्वांटिटी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, इट इज अ कंजर्व्ड इन अ प्रोसेस, इट कैन नेवर टेक नेगेटिव वैल्यू, इट डज नॉट वेरी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन स्पेस, it has same value for the observer with the different orientation of axis। डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस के साथ इसका सेम वैल्यू हो जरूरी नहीं। मास स्केलर होता है तो मास का वैल्यू हर एक जगह पे बात करेंगे तो कैसा हो जाएगा, सेम ही होगा। इसके बाद जैसे हम बात करते हैं कि टेम्परेचर होता है, तो टेम्परेचर का वैल्यू क्या होता है, किसी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो अगर 10 केल्विन बोल रहे हैं तो उसका वैल्यू होगा फिक्स होगा हर एक जगह पे। जब हम बात करेंगे तो कैसा होगा, उसका वैल्यू तो सेम ही होगा ना, चेंज नहीं करेगा। और इसके बाद बोला है कि सेम वैल्यू है फॉर द ऑब्जर्वर विद द डिफरेंट ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन चेंज करने से भी इसका वैल्यू है वो चेंज नहीं करना चाहिए। तो ये पॉइंट हुआ जाके इसका स्केलर के बारे में एक सबसे एब्सोल्यूट डेफिनेशन होता है, वो चौथा नंबर जो ऑप्शन है ये डिफाइन कर रहा है। फोर्थ नंबर कर रहा है कि इट हैज़ सेम वैल्यू फॉर द ऑब्जर्वर विद द डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस। अगर ऐसा नहीं हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कैसा हो जाता, वो चेंज करता है। एक ही बॉडी का अलग अलग एक्सिस के अबाउट इसके वैल्यू क्या करता है, बदलता है ना। लेकिन बोलता है कि कोई भी तरह का रेफरेंस ले लीजिए, कोई भी तरह का एक्सिस ले लीजिए, इसका वैल्यू नहीं बदलता है, तभी जाके इसको स्केलर बोलेंगे। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ये होता है एनसीईआरटी की खासियत, ऐसा ऐसा पॉइंट निकालता है जो नॉर्मली हम लोग स्केलर के बारे में ये पॉइंट को डिस्कस नहीं करते हैं। सो आई वुड सजेस्ट कि आप पेज नंबर 87 को एक बार रीड आउट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है अपना, ये सवाल दिया है, A man can swim with a speed of 5 km/h in a still water। ठीक है, स्टिल वाटर में जा सकता है। How long does it take to cross a river 1 किलोमीटर वाइड। नदी को क्रॉस करना है और नदी की चौड़ाई कितनी दी हुई है, The width of this river is 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर चौड़ा एक रिवर दिया हुआ है। रिवर फ्लो कर रहा है कितने स्पीड से, तो रिवर फ्लो करने का स्पीड दिया है 3 km/h दिया हुआ है। और एक आदमी है जो स्ट्रोक मारता है कैसा, परपेंडिकुलर। ये रिवर के परपेंडिकुलर में स्विम करना शुरू करता है और रिवर इधर फ्लो कर रहा है। तो ये जो आदमी होगा कहीं चलता 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 यहाँ पे पहुँच जाएगा, ये पॉइंट ए हो जाएगा, ये पॉइंट बी हो गया और ये पॉइंट कैसा हो जाएगा, सी हो जाएगा। बोला है कि जो आदमी है इधर की तरफ चल रहा है कितना से, 5 km/h से। तो रिवर जो क्रॉस करना है वो इसी डायरेक्शन में ना क्रॉस करना है, रिवर को इस डायरेक्शन में तो करना नहीं है। तो टाइम इज इक्वल टू कितना होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। डिस्टेंस 1 किलोमीटर और टाइम 5 km/h, इतना आर हो जाएगा। इसको कन्वर्ट करेंगे सेकेंड में, 60 से मिनट में करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से कितना हो जाएगा 12, 5 जा 60। सो द आंसर इज 12 मिनट। तो इस आदमी को नदी क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, 12 मिनट। क्वेश्चन इसलिए आसान हो गया कि बोला था ये जो आदमी है वो तैरना शुरू ही करता है नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ रिवर। जो रिवर का डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर में ये आदमी तैरना शुरू करता है। तो इस वजह से जो डायरेक्शन हो जाएगा वो परपेंडिकुलर, डायरेक्टली वेलोसिटी का यूज करेंगे हम लोग और टाइम का वैल्यू होगा वो यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ। ये क्वेश्चन दिया है,
इसमें बोला है कि अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ऑरिजिन t इक्वल्स टू 0 विद द वेलोसिटी 4j मीटर पर सेकेंड इन द एक्स वाई प्लेन। ठीक है, प्लेन बना दो, इधर में x हो गया, इधर में कितना हो गया y हो गया, और ये जो पार्टिकल है चलना शुरू करता है कितना से 4 मीटर पर सेकेंड से, j दिया मतलब y एक्सिस हो जाएगा इन एक्स वाई प्लेन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 6i प्लस 4j। मतलब 6i का मतलब x की तरफ कितना हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, और वहीं पे y डायरेक्शन में बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। बोला टाइम आफ्टर विच द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल विल बिकम्स 48 मीटर। y डायरेक्शन का जो कोऑर्डिनेट है 48 मीटर हो जाएगा, मतलब कि y डायरेक्शन में जो आपका ऑब्जेक्ट है ये कितना डिस्टेंस चल रहे, 48 मीटर चल रहे। तो देखेंगे y डायरेक्शन में अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो इसका जो इनिशियल स्पीड है y डायरेक्शन में ये कितना दिया है, तो इनिशियल स्पीड y डायरेक्शन में दिया है 4 मीटर पर सेकेंड। वहीं पे एक्सेलरेशन y डायरेक्शन की बात करेंगे तो ये कितना दिया है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो इक्वेशन यूज करेंगे s इज इक्वल्स टू ut प्लस कितना हो जाता है हाफ ए टी स्क्वायर, और y डायरेक्शन में चलने के लिए बोला है 48 मीटर, u का वैल्यू 4 है और टाइम का वैल्यू t है, प्लस में हाफ हो जाएगा, एक्सेलरेशन का वैल्यू 4 है और टाइम का वैल्यू कितना है टी स्क्वायर दिया हुआ है, 2 से 4 हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, दिस इज 2t स्क्वायर प्लस में 4t इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 48, 2 से डिवाइड करेंगे तो टी स्क्वायर प्लस 2t बराबर कितना हो जाएगा 24 ना हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस में 2t माइनस 24 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन आ गया आपका। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना है टाइम का वैल्यू। यहाँ पे y कोऑर्डिनेट का वैल्यू बोला कि 48 बोला, y कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल विल बी 48 मीटर। कितने टाइम के बाद, कितना टाइम के बाद ऐसा हो रहा है, वेलोसिटी का वैल्यू y के डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन रखना है वो कितना है 4 है, और y के डायरेक्शन में जो इनिशियल स्पीड था वो कितना था, वो भी था 4 था यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये 4t 2t आ गया, तो टाइम का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस बी, मतलब हो गया -2 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा 4, और 4ac माइनस में तो था प्लस, 4a का वैल्यू 1 हो गया, c का वैल्यू 24, 24 में 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 में 4 हो गया तो 80, और 4 में तो 96 ना हो गया 96 हो गया, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2 इंटू ए का वैल्यू कितना दिया है 1 दिया है, तो -2 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो -2 प्लस में 100 का हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2 ना, 10 माइनस 2 कितना होता है 8 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। सो द सॉल्व करने पे वैल्यू कितना आ जाएगा, सॉल्व करने पे वैल्यू आ जाएगा 4 सेकेंड आ जाएगा। तो ऑब्जेक्ट है इसका y कोऑर्डिनेट 48 मीटर हो जाएगा जब तक टाइम बीत चुका होगा 4 सेकेंड का समय यहाँ पे लग चुका होगा। कैलकुलेशन एक बार देख लीजिएगा। तो ये पॉइंट हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन था जिसको हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट किया, और मोशन इन प्लेन से 20 क्वेश्चन एनसीईआरटी से हमने देखा जो बिल्कुल ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पे था। एंड यकीन मानिए ऐसा क्वेश्चन आपके नीट के एग्जाम में आएगा, एकदम लिख के ले लीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। इन क्वेश्चन के जरिए आप कुछ ऐसे पॉइंट को जान जाएंगे कि शायद उसके बारे में आप पहले से नहीं जानते होंगे। तो ये आज का चैप्टर कंप्लीट हो गया, फिर अगले दिन मिलेंगे यानी कि कल किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ। एंड साथ में आप ये भी बताइएगा कि आपको ये पूरा सीरीज़ कैसा लग रहा है और आपको ये बेनिफिट किस तरीके से कर रहा है। आपके अपने जो व्यूज़ है, जो वर्ड्स चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा, वहाँ से एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि हाउ इट इज़ हेल्पफुल फॉर यू। तो इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए।